नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी और स्वागत है आप सभी का हैप्पी एक्सप्लेन्स में। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द स्कॉर्च ट्रायल्स। ये मूवी द मेज रनर मूवी सीरीज़ की दूसरी मूवी है। अगर आपने द मेज रनर मूवी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पहले उसे ज़रूर देख लेना। तो जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि डॉक्टर ईवा पेज जो कि विकेड कंपनी की ओनर है, उसने कुछ लोगों को टेस्ट के लिए एक मेज़ में डाल दिया था और एंडिंग में थॉमस, न्यूट, मिन्हो, फ्रेपिन, विंस्टन और टेरिसा इस मेज से बाहर निकल चुके थे। साथ ही साथ कुछ लोगों ने विकेड कंपनी पर हमला करके थॉमस और बाकी को वहां से हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू कर लिया था। यहाँ पर हमें एक चीज और पता चली थी कि पूरी की पूरी पृथ्वी जल रही है और एक वायरस फैल गया है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। इस मूवी की शुरुआत इसी के अगले सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये हेलीकॉप्टर एक फैसिलिटी के पास आकर लैंड होता है और थॉमस और उसके फ्रेंड्स को इस फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात जेनसन से होती है जो इस पूरे फैसिलिटी को रन करता है और उसी ने इन सबको विकेड कंपनी से बचाया होता है। अब ये सभी शावर लेते हैं और अपने आप को एग्जामिन करवा रहे होते हैं। यहाँ टेरिसा को इन सबसे अलग डॉक्टर क्रॉफर्ड के द्वारा एग्जामिन करवाया जाता है। इसके बाद थॉमस को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। जेनसन उससे बस एक सवाल पूछता है कि तुम्हें विकेड के बारे में क्या याद है और तुम किसकी साइड हो। थॉमस कहता है कि मुझे याद है कि मैं विकेड के लिए काम करता था और उन्होंने मुझे मेज में डाल दिया जहां मैंने अपने फ्रेंड्स को अपने सामने मरता हुआ देखा था और मैं अपने फ्रेंड्स की साइड हूं। इसके बाद थॉमस को एक हॉल में ले जाया जाता है जहां न्यूट, फ्रिपिन, मिन्हो और विंस्टन भी पहले से ही थे। साथ ही साथ ये पूरा हॉल इन सब की उम्र के लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। दरअसल ये सभी लोग विकेड कंपनी के विक्टिम्स थे। इन्हें भी अलग अलग तरह के मेज में डाला गया था और जेनसन के लोगों ने इन सबको विकेड से बचाया होता है। यहाँ पर थॉमस को एक लड़के एरिस के बारे में पता चलता है जिसने काफी दिन मेज में बिताए थे और उसकी मेज में काफी सारी लड़कियां थी, पर एरिस चुपचाप सा अकेला सबसे अलग बैठा होता है। तभी यहाँ पर जेनसन आता है और कुछ लोगों को चुनकर उन्हें वहां से ये कहकर ले जाता है कि अब से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जेनसन के जाते ही थॉमस की नजर टेरिसा पर पड़ती है। डॉक्टर क्रॉफर्ड अपने कुछ डॉक्टर्स के साथ टेरिसा को कहीं पर ले जा रही थी। थॉमस टेरिसा से मिलने के लिए जाता है पर वहाँ के गार्ड्स उससे मिलने नहीं देते। वो कहते हैं कि टेरिसा को अभी कुछ और टेस्ट देने हैं। अब थॉमस, न्यूट, मिन्हो, फ्रिपिन और विंस्टन को रात भर के लिए एक बंकर में डाल दिया जाता है जहां पर उनके लिए काफी बेहतर बिस्तर का इंतजाम था, पर थॉमस को टेरिसा की चिंता हो रही थी और साथ ही उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब आधी रात को वो लड़का एरिस एक एसी डक के थ्रू थॉमस के बंकर में आता है और चुपचाप उसे अपने साथ आने को कहता है। ये दोनों एक वेंटिलेटर के थ्रू देखते हैं कि उन सभी लोगों की बॉडीज को डॉक्टर क्रॉफर्ड एक कमरे में शिफ्ट कर रही थी जिन्हें आज जेनसन ने हॉल में चुना हुआ था। इस कमरे का दरवाजा एक एक्सेस कार्ड से खुलता है जो इस फैसिलिटी के लोगों के पास होता है। एरिस थॉमस से कहता है कि रोज जेनसन जिन लोगों को चुनता है उनको इसी कमरे में लाया जाता है। थॉमस एरिस से पूछता है कि तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो। एरिस कहता है कि हो सकता है तुम्हारी बात पर कोई विश्वास करे क्योंकि मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनसन एक बार फिर कुछ लोगों को चुनकर अपने साथ ले जा रहा था। थॉमस भी उन लोगों की आड़ में उस हॉल से निकलने की कोशिश करता है पर वो गार्ड्स उसे रोक देते हैं। थॉमस कहता है कि मुझे टेरिसा से मिलना है पर वो गार्ड्स उसे नहीं जाने देते और थॉमस इनके साथ झगड़ा करने लगता है। तभी जेनसन वहाँ पर आता है और ये झगड़ा सुलझाता है और थॉमस और बाकी को उनके बंकर में बंद करवा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस ने उस गार्ड्स के साथ जानबूझकर झगड़ा किया था और उसके दौरान उसने उसकी एक्सेस कार्ड चुरा ली थी। न्यूट थॉमस को समझाता है कि ये जगह सेफ है पर थॉमस को ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही थी। तभी वहाँ पर एरिस उसी एसी डक से आता है और ये दोनों उस कमरे तक पहुँचते हैं। थॉमस चुपचाप उस एक्सेस कार्ड के थ्रू वो दरवाजा खोलता है और ये दोनों अंदर घुस जाते हैं। यहाँ इस कमरे में ये दोनों उन सभी लोगों की बॉडीज देखते हैं जिन्हें जेनसन रोज रात को चुनकर अपने साथ ये कहकर ले जाता था कि तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दरअसल इन सभी बॉडीज को लटका दिया होता है और इनके अंदर कई तरह के पाइप्स और वायर्स डालकर इनके साथ कोई अजीब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यहाँ एक बॉडी को देखकर थॉमस को लगता है कि ये टेरिसा है पर ये टेरिसा नहीं होती और तभी वहाँ पर जेनसन आ जाता है। ये दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और यहाँ थॉमस और एरिस को इस पूरे फैसिलिटी का सच पता चलता है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने ईवा को देखा था जो कि जिंदा थी और उसने कहा था कि फेज 2 शुरू किया जाए। दोस्तों, यहाँ ईवा और जेनसन एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। दरअसल ये फैसिलिटी और जेनसन दोनों विकेड कंपनी के ही हैं। ईवा इन सभी लोगों के साथ एक माइंड गेम खेल रही है और उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और यही है फेज 2। ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो तो आपको आगे पता चलने वाला है। ईवा जेनसन से कहती है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, उन सभी को जल्दी से बेहोश करके उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। यहाँ ईवा और जेनसन की बातों में किसी राइट आर्म का जिक्र था जो पहाड़ियों में रहते हैं। ये राइट आर्म विकेड कंपनी के दुश्मन है और अब तक उन्होंने इनके 2 ठिकाने तबाह
तबाह कर दिए हैं। वेल थॉमस और एरिस जल्दी से अपने बंकर में जाते हैं। थॉमस न्यूट और अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है और जब तक जेनसन उन्हें बेहोश करने के लिए उनके बंकर में आता वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बंकर से निकलने के बाद ये लोग पहले डॉक्टर क्रॉफर्ड को पकड़ते हैं और उसके थ्रू टेरिसा तक पहुंचते हैं। ये लोग टेरिसा के साथ कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि आपको आगे पता चलेगा। इसी बीच मिन्हो को एक इलेक्ट्रिक गन भी मिल गई थी। ये सभी गार्ड से बचते हुए मेन डोर तक पहुंचते हैं पर वो दरवाजा बंद था। थॉमस उस एक्सेस कार्ड के जरिए भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। यहाँ जेनसन अपने गार्ड्स के साथ आता है। वो थॉमस से कहता है कि बाहर की दुनिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतने में एरिस दूसरी तरफ से वो दरवाजा खोल लेता है और ये सातों आठों इस फैसिलिटी से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद थॉमस और बाकी सब रेगिस्तान में भाग रहे होते हैं। जेनसन के गार्ड्स भी उनके पीछे थे पर थॉमस और बाकी अंधेरे में उनको चकमा देकर एक टूटी हुई बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ न्यूट थॉमस से पूछता है कि हमारा प्लान क्या है, अब हम आगे क्या करेंगे। वेल थॉमस के पास कोई प्लान नहीं होता। तभी एरिस थॉमस को राइट आर्म के बारे में याद दिलाता है जिसका जिक्र इवा ने किया था, जो विकेट कंपनी के खिलाफ है और जो माउंटेन्स में रहते हैं। थॉमस सबसे कहता है कि हम राइट आर्म के पास जाएंगे, शायद वो हमारी मदद कर दे। हालांकि ये प्लान थोड़ा सा उटपटांग था क्योंकि वो माउंटेन्स काफी दूर थे पर इनके पास और कोई चारा भी नहीं होता। अब ये लोग उस बिल्डिंग से कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं जैसे कि कपड़े, बॉटल वगैरह वगैरह। यहाँ मिन्हो थॉमस से पूछता है कि हम तो निकल गए पर उनका क्या जो वहीं विकेट में फंसे हुए हैं। थॉमस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान मिन्हो को एक जनरेटर दिखता है जो इस बिल्डिंग का पावर सोर्स था। मिन्हो उस जनरेटर को ऑन करता है और पूरे बिल्डिंग की लाइट्स जलने लगती है। पर अब इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी। दरअसल उन लाइट्स और जनरेटर की आवाज से काफी सारे ज़ॉम्बीज जो उस बिल्डिंग में थे अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ाने के लिए काफी कोशिशें करते हैं और फाइनली वो लोग एक अंधेरे जगह पर छुप भी जाते हैं। पर उनमें से ही एक जिसका नाम विंस्टन था वो काफी जख्मी हो चुका था, उसे उन ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। अब अगली सुबह इन सब की आंखें खुलती है और ये लोग राइट आर्म तक पहुंचने का सफर शुरू करते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर ये लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स, गाड़ियां सब जल चुकी हैं। वहीं जेनसन के लोग भी बड़े बड़े चॉपर्स से इन सबको ढूंढ रहे थे। वेल अब थोड़ी दूर आगे चलने पर ये लोग उन माउंटेन्स को देख सकते थे जहां उन्हें जाना है। पर अब विंस्टन चल नहीं सकता था क्योंकि ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। इसीलिए ये लोग उसे ढोकर आगे निकलते हैं। काफी देर तक चलने के बाद एक तूफान की वजह से उनको रुकना पड़ता है। यहाँ थॉमस और टेरिसा बातें कर रहे होते हैं। टेरिसा कहती है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है, मुझे अपनी मेमोरीज वापस मिल गई हैं। थॉमस कहता है कि तुम्हें क्या याद है। टेरिसा कहती है कि मुझे याद है कि जब तुम पहली बार विकेट में आए थे तब मैं तुमसे लंबी थी और फुर्तीली भी थी। साथ ही टेरिसा कहती है कि मुझे याद है हम मेज में क्यों गए थे, क्योंकि हमने सब कुछ ठीक करना चाहा था। टेरिसा कहती है कि हमें वापस विकेट चले जाना चाहिए। इसी बीच इन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। दरअसल अब विंस्टन धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जा रहा था और वो नहीं चाहता कि वो ज़ॉम्बी बने, इसीलिए उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। वेल ये लोग काफी हिम्मत करके फैसला लेते हैं और वो गन विंस्टन के पास छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आज की रात रेस्ट करने के बाद ये सभी फिर अगली सुबह सफर पर निकलते हैं। आज पूरा दिन बिना खाना पानी के चलने के बाद आज की रात ये सारे खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही सो जाते हैं। आधी रात को जब थॉमस की नींद खुलती है तो कुछ दूर आगे उसे एक घर दिखता है जिसमें लाइट्स जल रही थी। ये लोग काफी खुश होते हैं पर वहीं दूसरी तरफ एक भयंकर तूफान जिसकी कड़कती बिजलियां जमीन को छू रही थी इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सारे उस घर की तरफ भागते हैं। वो तूफान भी इनके सर पर आ चुका था और जब वो लोग उस घर के काफी नजदीक पहुंच गए थे तब एक बिजली अचानक से मिन्हो के पास गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। पर थॉमस और बाकी सारे उसे बचाकर घर के अंदर घुस जाते हैं। इस घर में चारों तरफ अंधेरा था। ये लोग पहले मिन्हो को होश में लाते हैं और यहाँ वो देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज को जो कि जंजीर से बंधे हुए थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है जो उन्हें हॉर्हे के पास लेके जाता है। हॉर्हे इस पूरे घर का मालिक होता है। वो थॉमस और बाकी से 3 सवाल पूछता है। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं और इससे उसे क्या फायदा होगा। थॉमस कहता है कि वो राइट आर्म की तलाश में है। वेल ये सुनकर उस पर सब हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है। पर जब हॉर्हे को पता चलता है कि ये लोग विकेट से आए हैं तो वो उन्हें बंदी बना लेता है ताकि वो उन्हें विकेट को वापस करके कुछ प्रॉफिट कमा सके। थोड़ी देर बाद हॉर्हे इनसे मिलता है और अकेले ही डील करता है कि अगर वो इसे राइट आर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उनकी मदद करेगा। दरअसल हॉर्हे को पता है कि राइट आर्म जैसी कोई टीम है जो लोगों को रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पर ले जाता है जिसका नाम सेफ हेवन है, जहाँ किसी तरह का वायरस नहीं है और सूर्य का ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। थॉमस उसे बताता है कि राइट आर्म माउंटेन्स में कहीं छुपे हैं। वेल अब हॉर्हे और ब्रेंडा बिना किसी को बताए वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे पर तभी वहां पर जेनसन और उसके लोग चॉपर से आ जाते हैं। दरअसल हॉर्हे के ही एक आदमी बार्कली ने वॉकी टॉकी के थ्रू जेनसन को बुलाया होता है। अब तक थॉमस और बाकी ने अपने आप को फ्री कर लिया था पर वहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें बार्कली से लड़ना था जिसके हाथ में गन थी। तभी वहां ब्रेंडा आ जाती है और बार्कली को शूट करके थॉमस और बाकी सबको अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं टेरिसा को जो बार्कली का वॉकी टॉकी ले लेती है। दोस्तों ये
चीज याद रखना, ये आगे काम आने वाला है। वेल हॉर्हे बाकी सबको एक रस्सी के थ्रू वहां से निकाल लेता है, पर ब्रेंडा और थॉमस वहीं पर फंस जाते हैं क्योंकि जेनसन के गार्ड्स उन तक पहुंच चुके थे। ये दोनों वहां से भागते हैं और थोड़ी देर की चेजिंग के बाद उस घर में एक ब्लास्ट होता है। दरअसल जाने से पहले हॉर्हे ने एक गाना चला दिया होता है जिसके खत्म होते ही उसमें लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके की वजह से वो पूरा घर धीरे धीरे तबाह होने लगता है, पर ब्रेंडा थॉमस को बचाते हुए एक सुरंग में घुस जाती है। ये दोनों अब हॉर्हे और बाकी से अलग हो चुके थे, पर फिर भी ये दोनों इसी सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस सुरंग में थोड़ा आगे जाने पर ये दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां कई सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज थे और ये ज़ॉम्बीज इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों वापस से भागते हैं और भागते भागते फाइनली वो इस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, पर वो ज़ॉम्बीज अब भी इनके पीछे थे और अब इन्हें टूटे बिल्डिंग्स के मलबे से होकर भागना होता है। इसी दौरान ब्रेंडा एक कांच के खिड़की पर गिर जाती है जो कि अब टूटने ही वाला था और ये खिड़की काफी ऊंचाई पर होती है। थॉमस उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी भी उस खिड़की पर आ जाता है और ब्रेंडा को काटने लगता है। हालांकि थॉमस ब्रेंडा को वहां से बचा लेता है, पर उस ज़ॉम्बी ने ब्रेंडा को काट लिया था और ये दोनों जानते थे कि ब्रेंडा भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगी। पर फिर भी ये दोनों एक मार्कस नाम के आदमी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दरअसल मार्कस हॉर्हे का दोस्त है जो लोगों को राइट आर्म तक स्मगल करता है। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों मार्कस की बस्ती तक पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे ब्रेंडा मार्कस के बारे में पूछती है। साथ ही थॉमस उसे हॉर्हे और उसके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछता है। वो आदमी कहता है कि वो सब अंदर पार्टी में है, पर अंदर जाने से पहले वो आदमी इन दोनों को एक अजीब सी ड्रिंक पिला देता है। वेल ये दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ शराब और लड़कियों से भरी एक पार्टी चल रही थी जिसमें कई सारे लोग शामिल थे। ब्रेंडा और थॉमस हॉर्हे और बाकी को ढूंढते हैं, पर उस ड्रिंक की वजह से जो उन्हें बाहर पिलाई गई थी ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब थॉमस की नींद खुलती है तो वो हॉर्हे और अपने फ्रेंड्स को अपने सामने देखता है। दरअसल वो आदमी जिसने थॉमस और ब्रेंडा को ड्रिंक पिलाई थी वही मार्कस होता है। मार्कस ने विकेट से डील की होती है और जो भी वहां से भागकर राइट आर्म के पास जाने की कोशिश करता है वो उन्हें थॉमस और ब्रेंडा की तरह ही बेहोश करके विकेट के हवाले कर देता है। वेल यहाँ हॉर्हे ने मार्कस को बंदी बना लिया होता है और उससे जबरदस्ती उगलवा लेता है कि कुछ दूर आगे माउंटेन में राइट आर्म का एक बेस है और अब यहाँ से ये सारे मार्कस की गाड़ी बर्था लेकर उस बेस की खोज में निकल जाते हैं। काफी दूर आगे आने के बाद इन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता टूटी गाड़ियों से जाम था और अब ये लोग पैदल जाने लगते हैं, पर तभी इन पर काफी सारी गोलियों की बारिश होती है और दो लड़कियां आकर इनको गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी उनमें से एक लड़की एरिस को पहचान लेती है। दरअसल ये दोनों लड़कियां एरिस के साथ मेज में थी। वेल ये दोनों लड़कियां अपने साथियों को बाहर आने को कहती हैं और एरिस और बाकी को अपने साथ राइट आर्म के बेस पर ले जाती है। यहाँ पहुंचते ही इनकी मुलाकात विंस से होती है जो इस बेस का कप्तान होता है। वो अपने आदमियों से थॉमस और उसके दोस्तों को चेक करने को कहता है और तभी ब्रेंडा नीचे गिर जाती है। आपको याद होगा ब्रेंडा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। विंस ब्रेंडा पर गन तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मैरी आ जाती है। मैरी थॉमस को पहचान लेती है और विंस से कहती है कि ब्रेंडा का इलाज हो सकता है। वेल दोस्तों यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलती है। ये जो वायरस पूरी दुनिया में फैली है और जो सबको ज़ॉम्बी बना रही है उसका इलाज मिल चुका है। दरअसल थॉमस, न्यूट, एरिस, टेरिसा और बाकी काफी लोग जो नई पीढ़ी में है वो इम्यून है। उन पर इस वायरस का असर नहीं होता क्योंकि इनका ब्रेन एक अलग तरह की एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो इनके ब्लड में घुल जाता है। ये एंजाइम इस वायरस को फैलने में रोक सकती है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस एंजाइम को बनाया नहीं जा सकता। इसे बस इस पीढ़ी के नौजवानों से निकाला जा सकता है और इसीलिए इवा पेज इन सब पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस पूरी पीढ़ी के शरीर से वो एंजाइम निकालना चाहती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये राइट आर्म उन लोगों का ग्रुप है जो पहले विकेट में काम करते थे और मैरी पहले भी थॉमस के साथ काम कर चुकी है। थॉमस ने ही मेज में जाने से पहले मैरी को विकेट कंपनी के अलग अलग ठिकानों के कोऑर्डिनेट्स दिए थे ताकि मैरी और बाकी विकेट को ऐसा करने से रोक सके और थॉमस उस मेज में शायद अपनी मर्जी से गया था न्यूट, मिन्हो और बाकी सबको बचाने के लिए। वेल यहाँ मैरी थॉमस की बॉडी से कुछ एंजाइम निकालकर ब्रेंडा को दे देती है और वो ठीक भी हो जाती है। ये सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि अगली सुबह इन सब के साथ और कई सारे लोगों को सेफ हेवन में पहुंचा दिया जाएगा। वेल अब थॉमस टेरिसा से बात करने जाता है। वो अकेले ही कुछ सोच रही थी। बातों ही बातों में टेरिसा थॉमस से कहती है कि मुझे माफ कर दो और तभी जेनसन अपने गार्ड से भरे 3-4 हेलीकॉप्टर्स लेकर इस बेस की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल टेरिसा ने विकेट को उस वॉकी टॉकी से यहाँ की लोकेशन बता दी थी जो उसने बर्कली से ली थी। आपको याद होगा टेरिसा के साथ शुरुआत में कोई अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। दरअसल उन्होंने उसकी मेमोरी वापस उसे दे दी होती है और टेरिसा इवा के सपोर्ट में होती है। वो भी चाहती है कि उनके ब्लड से ये महामारी अगर खत्म हो सकती है तो हो जाए। अब देखते ही देखते जेनसन के गार्ड्स इस बेस पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती और कुछ ही देर में जेनसन के सभी गार्ड्स भागे हुए इम्यून्स को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इधर ब्रेंडा, हॉर्हे और थॉमस छुपे हुए थे। हॉर्हे थॉमस से उनके साथ भागने को कहता है पर थॉमस कहता है कि मेरे
फ्रेंड्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालांकि ब्रेंडा नहीं जाना चाहती, पर हॉर्हे उसे अपने साथ ले जाता है। अब थॉमस भी अपने आप को सरेंडर कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ इवा पेज आती है। वो टेरेसा को काफी अप्रिशिएट करती है। जब न्यूट, मिन्हो और बाकी को पता चलता है कि टेरेसा ने ऐसा किया है, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते। इवा गार्ड्स को कहकर बाकी के एम्यून्स को हेलीकॉप्टर पर लोड करने को कहती है और खुद थॉमस को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कर रही है वो गलत नहीं है। टेरेसा भी थॉमस को समझाती है, पर अब थॉमस को टेरेसा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। यहाँ बातचीत के दौरान ही जेनसन मैरी को गोली मार देता है, पर तभी थॉमस अपनी जेब से एक बॉम्ब निकालता है जो उसने छुपा कर रखी थी। थॉमस कहता है कि वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाएगा और अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई तो वो उसे यहीं पर फोड़ देगा, और इसमें मिन्हो, न्यूट और फ्रिपिन भी उसके साथ थे। थॉमस बॉम्ब का बटन दबाने ही वाला होता है कि अचानक से ब्रेंडा और हॉर्हे एक बड़ी ट्रक लेकर आते हैं और एक हेलीकॉप्टर में ठोक देते हैं। एक बार फिर से इन सब के बीच लड़ाई शुरू होती है। इस बार विंस पूरे जोश के साथ जेनसन के गार्ड्स पर हमला करता है और आखिरकार इवा और जेनसन को वहां से वापस जाना पड़ता है। पर जाते जाते इवा के गार्ड्स काफी लोगों के साथ साथ मिन्हो को भी बेहोश करके ले जाते हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। द राइट आर्म का ये बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फ्रिपिन पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। विंस कहता है कि वो थॉमस, न्यूट और बाकी को वादे के मुताबिक सेफ हेवन में ले जाएगा, पर थॉमस मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने मिन्हो से वादा किया था कि मैं उसे बाहर निकालूंगा और अब मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। न्यूट, हॉर्हे और विंस उसे समझाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पर थॉमस कहता है कि मैं सिर्फ मिन्हो को बचाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं उन सभी एम्यून्स को विकेट से आजाद करूंगा जिन्हें इवा ने कैद किया है, और साथ ही साथ मैं इवा को जान से मार दूंगा। ये सुनकर विंस, न्यूट, हॉर्हे और बाकी सब के अंदर जोश आ जाता है। वो उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। विंस थॉमस से पूछता है कि प्लान क्या है। थॉमस मुस्कुराता है और ये मोमेंट गूज़बम्प्स से भर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर कहानी अब भी चालू है। थोड़ा सा वेट करें, आगे की कहानी बस में लेके आ ही गया समझो। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।